नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे फेसबुक पेज एवं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें एवं सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को आप एक स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। आइए बढ़ते हैं कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी कौन सी है। इसका सही उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज डीजल रेल इंजन भेंट किए हैं? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल या अफगानिस्तान? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन भेंट किए हुए हैं। बांग्लादेश रेल विभाग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत ने इन इंजनों को आवश्यकता अनुसार बदलाव भी किए हैं। इसमें बांग्लादेश के यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा, साथ ही मालवाहन में भी वृद्धि होगी। अक्टूबर 2020 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान यह समझौता किया गया था। इन 3300 हॉर्स पावर वाले WDM-3 लोको इंजनों की उम्र 28 साल है या उससे अधिक है। इसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से डिजाइन किया गया है। आप सभी को पता होगा कि भारत में डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार बाजार नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या उत्तराखंड? इसका सही उत्तर है दिल्ली। आइए जानते हैं इस रोजगार बाजार के विषय में। दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन जॉब पोर्टल रोजगार बाजार की शुरुआत की है। अब नौकरी देने वाले और नौकरी ढूंढ रहे लोगों को jobs.delhi.gov.in पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी क्षमता के अनुसार काम दे सकेंगे और काम पा भी सकेंगे। यह पोर्टल नियोक्ताओं को और नौकरी ढूंढ रहे लोगों को व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे से जोड़ता है। इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर आप भी दिल्ली में नौकरियों का पता लगा सकते हैं और इसके अनुसार आवेदन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में निःशुल्क फेस मास्क वितरण की योजना शुरू की गई है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। आइए जानते हैं निःशुल्क फेस मास्क वितरण योजना के विषय में। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पी के पालिस्वामी ने राज्य में निःशुल्क फेस मास्क वितरण की योजना शुरू की है। तमिलनाडु में कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत राज्य में 2.08 करोड़ राशन कार्ड से जुड़े 6.74 करोड़ व्यक्तियों को दोबारा उपयोग किए जा सकने वाले 2 फेस मास्क वितरित किए जाएंगे। पहले चरण में निगमों, जिसमें ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन को छोड़कर 69 लाख से अधिक परिवारों, नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों को 4.44 करोड़ रुपए से 4.44 करोड़ से अधिक फेस मास्क वितरित करने की सरकार की योजना है। पहले चरण में निगमों, जिसमें ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन को छोड़कर 69 लाख से अधिक पहले चरण में निगमों, जिनमें ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन को छोड़कर 69 लाख से अधिक परिवारों, नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों को 4.44 करोड़ से अधिक फेस मास्क वितरित करने की सरकार की योजना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारतीय मौसम विज्ञान के किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? बादल, तूफान, मौसम या बिजली? इसका सही उत्तर है मौसम। आइए जानते हैं इस मोबाइल ऐप के विषय में। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 27 जुलाई को अपने 14वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान इस ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप का डिजाइन इस बात को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है कि मौसम संबंधी जानकारी और पूर्वानुमान का पता बड़े सरल तरीके से किया जा सकता है। इसकी सहायता से उपयोगकर्ता मौसम के पूर्वानुमान, रडार के लिए गए चित्र और विषम मौसम संबंधी बाधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विषय में। भारत सरकार ने महासागर विकास मंत्रालय का पुनर्गठन किया और दिनांक 12 जुलाई 2006 को राष्ट्रपति की अधिसूचना के माध्यम से नए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जिसे MOES, की स्थापना की थी। इसके केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। इसमें भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र को इसके प्रशासनिक नियंत्रण में लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण प्रदूषित नाग नदी किस राज्य में बहती है? बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने कहा है कि औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण नाग नदी बेहद प्रदूषित हो गई है।
अतः अदालत ने नागरिकों अधिकारियों को नदी को पुनर्जीवित करने के लिए तैयारी और मंजूरी के बारे में अपनी व्यापक योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। आइए जानते हैं नाग नदी के विषय में। नागपुर शहर का नाम इसी नदी के नाम पर रखा गया है। नाग नदी पश्चिम नागपुर में अंबाझारी झील से निकलती है और अंत में कान्हन नदी में मिल जाती है। पीली इसकी सहायक नदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मोबाइल ऐप BIS केयर का शुभारंभ किया है? भारतीय मानक ब्यूरो, एम्स, उपभोक्ता फोरम या इनग्राम? इसका सही उत्तर है भारतीय मानक ब्यूरो, जिसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप BIS केयर का शुभारंभ किया है। साथ ही उन्होंने BIS के मानकीकरण, अनुरूपता मूल्यांकन और प्रशिक्षण पर 3 पोर्टल भी शुरू किए हैं। मोबाइल एप्लीकेशन BIS केयर को किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन द्वारा संचालित किया जा सकता है। उपभोक्ता इस एप्लीकेशन के माध्यम से ISI चिन्हित और हॉलमार्क वाले उत्पादों की प्रामाणिकता जांच कर सकते हैं। ग्राहक इस माध्यम का उपयोग करके शिकायतें भी दर्ज कर सकते हैं। साथ ही सरकार ने देश में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया है। आइए जानते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में। यह उपभोक्ता मामलों और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में काम करने वाला राष्ट्रीय मानक निकाय है। यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 द्वारा स्थापित किया गया था। इसे भारतीय मानक ब्यूरो एक्ट 2016 के तहत भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में घोषित किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा जुलाई 2020 में डेयर टू ड्रीम 2020 की शुरुआत की गई है? इसरो, IIT दिल्ली, DRDO या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है DRDO। आइए जानते हैं इसके विषय में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 27 जुलाई 2020 को पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अपनी नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किया है। डेयर टू ड्रीम 2.0 देश के अन्वेषकों मतलब इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने वाली खुली चुनौती है। एक विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन के बाद विजेताओं का चयन किया जाएगा तथा पुरस्कार की धनराशि के रूप में विजेता स्टार्टअप को 10 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और किस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है? नेपाल, चीन, पाकिस्तान या इंडोनेशिया? इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया। आइए जानते हैं इस समझौते के विषय में। भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योग और रक्षा प्रौद्योगिकी की पहचान सहयोग के संभावित क्षेत्रों के तौर पर की है। वर्तमान में कहा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियांतो ने इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धताएं जाहिर की हैं। आइए जानते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया की राजधानी कालीमंथन है तथा यहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो है। यहाँ की मुद्रा रुपया है तथा यह देश जमीनी तौर पर पापुआ न्यू गिनीज, आप सभी यहाँ पर पापुआ न्यू गिनीज को देख सकते हैं, यहाँ से इसकी जमीनी सीमाएं जुड़ी हुई हैं। पूर्वी ईस्ट तिमोर, जिसे आप पूर्वी ईस्ट तिमोर के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं, तथा मलेशिया के साथ मिलती है। अन्य पड़ोसी देशों में सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। भारत के अंडमान निकोबार के साथ इंडोनेशिया अपनी सीमा साझा करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने हाई रिजोल्यूशन मैपिंग उपग्रह को लॉन्च किया है? चीन, अमेरिका, भारत या रूस? इसका सही उत्तर है चीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत किस वैश्विक संघ के साथ अगले 5 वर्षों के लिए वैज्ञानिक सहयोग पर समझौते को नवीनीकृत करने जा रहा है? यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या सिंगापुर? इसका सही उत्तर है यूरोपीय संघ, जिसे यूरोपियन यूनियन भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके विषय में। भारत और यूरोपीय यूनियन अगले 5 वर्षों के लिए वैज्ञानिक सहयोग के समझौते को नवीनीकृत करने जा रहे हैं। यह आभासी 15वें भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में घोषित किया गया था। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुल वॉन डेर लेयन ने यूरोपीय संघ का नेतृत्व किया। उल्लेखनीय समझौते के रूप में शुरुआत में हस्ताक्षर 2001 में किए गए थे तथा 2007 और 2015 में इसे 2 बार नवीनीकृत किया गया था। आइए जानते हैं यूरोपीय संघ के विषय में। यूरोपीय संघ मुख्यतः यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक समूह है जो एक आर्थिक मंच भी है, जिसमें आपस में प्रशासनिक साझेदारी होती है जो संघ के कई या सभी राष्ट्रों पर लागू होते हैं। आप सभी को पता होगा कि पहले यह 28 देशों का समूह था, लेकिन पिछले वर्ष यूके इस संगठन से अलग हो गया है। आइए जानते हैं यूरोपियन यूनियन के देशों के बारे में, जिसमें बेल्जियम, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, जर्मनी, एस्तोनिया, आयरलैंड, ग्रीस, स्पेन, फ्रांस, क्रोएशिया, इटली, साइप्रस, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, हंगरी,
माल्टा, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवानिया, स्लोवेकिया, फिनलैंड, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम, जो इससे अब अलग हो गया है। आप सभी को इन 27 देशों की लोकेशंस को भी याद रखना होगा। साथ ही आप सभी को याद रखना होगा कि यहाँ पर नॉर्वे इससे नहीं जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने अपने मित्र देशों को ड्रोन निर्यात करने के लिए मानकों में ढील दे दी है? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील या फ्रांस? इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए जानते हैं इसके विषय में। अमेरिका ने घोषणा की है कि उसने अपने मित्र देशों के लिए 800 किलोमीटर प्रति घंटे से नीचे उड़ान भरने वाले ड्रोन के निर्यात के लिए मानकों में ढील दे दी है। यह कदम अपने सहयोगियों की क्षमताओं में सुधार करके संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। हालांकि उच्च गति प्रणाली जैसे क्रूज मिसाइल और उन्नत मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन इस संशोधन में प्रभावित नहीं हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस एशियाई देश ने कोरोना वायरस के प्रसार के बीच सभी वन्य जीवों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? वियतनाम, बांग्लादेश, नेपाल या अफगानिस्तान? इसका सही उत्तर है वियतनाम। आइए जानते हैं इसके विषय में। वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक ने हाल ही में एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जो वन्य जीवों के सभी आयात पर प्रतिबंध लगाता है जो या तो मृत या जीवित हैं या जिसमें अंडा और लार्वा शामिल है। इस आदेश में वन्य जीवन के व्यापार से जुड़े अपराधों के लिए कठिन दंड भी शामिल है। कोरोना वायरस के फैलने के बीच यह प्रतिबंध वियतनाम में लगाया गया है जो दवा या भोजन में उपयोग किए जाने वाले लुप्तप्राय वन्यजीव उत्पादों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। आप सभी को पता होगा कि पैंगोलिन, जिसकी चर्चा हमने अपने पुराने सेशंस में की थी, का आयात वियतनाम में भारी मात्रा में किया जाता है। वियतनाम के पॉलिटिकल मैप को देखें तो हनोई इसकी राजधानी है। इसके पड़ोसी देश म्यांमार, कंबोडिया तथा चाइना है। साथ ही कुछ वाटर बॉडीज़ की बात करते हैं तो साउथ चाइना सी यहाँ पर है तथा गल्फ ऑफ टोनकिन है। यहाँ का हाईएस्ट पीक फॉन्सी पन है। यहाँ पर रेड रिवर, ब्लैक रिवर, कैड रिवर तथा मेकोंग रिवर फेमस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय टीम के 2018 एशियाई खेलों के रजत पदक को किस पदक में बदल दिया गया है? स्वर्ण, सिल्वर, रजत या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है स्वर्ण। आइए जानते हैं इसके विषय में। भारत की 4x400 मीटर रिले टीम का 2018 एशियाई खेलों का रजत पदक अब स्वर्ण पदक में बदल दिया है क्योंकि बहरीन की विजेता टीम की एक सदस्य को डोपिंग प्रतिबंधित होने से अयोग्य घोषित कर दिया है। आप सभी को पता होगा कि 2018 के एशियाई गेम्स जकार्ता में खेले गए थे। आइए जानते हैं इसके टीम के सदस्यों के बारे में। इसके टीम के सदस्यों में मोहम्मद अनास, MR पुमम्मा, हिमा देवी दास तथा अरकोइया राजीव थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश के क्रिकेटर काजी अनिक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत या श्रीलंका? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। आइए जानते हैं इनके विषय में। युवा बांग्लादेशी तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम को 2018 में हुए डोप टेस्ट में विफल रहने के चलते 2 साल पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। उनके ऊपर यह प्रतिबंध बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जिसे BCB कहा जाता है, ने लगाया है। काजी 2018 में अंडर 19 विश्व कप में बांग्लादेश के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। अनिक इस्लाम को मेथनफेंटामाइन के उपयोग के कारण प्रतिबंधित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उम्पाका का निधन हुआ है? तंजानिया, मलेशिया, ब्राजील या फ्रांस? इसका सही उत्तर है तंजानिया। आइए जानते हैं इनके विषय में। तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उम्पाका का निधन हुआ है। जकाया क्विक्वेट के चौथे राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने 1995 से 2005 तक देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली है तथा तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। तंजानिया की मुद्रा तंजानिया शिलिंग है। आइए नज़र डालते हैं तंजानिया के मैप की ओर, जहां डोडोमा इसकी राजधानी है। इसके पड़ोसी देश केनिया है तथा केनिया की राजधानी नैरोबी है। यहाँ पर एक और अन्य पड़ोसी देश युगांडा है जिसकी राजधानी कंपाला है। इसके अलावा रवांडा, बुरुंडी, कॉन्गो, जाम्बिया तथा मोजाम्बिक इसके पड़ोसी देश हैं। बात करते हैं यहाँ के मुख्य शहरों की, तो यहाँ के मुख्य शहर दारे इस्लाम है। साथ ही आप सभी को पता होगा कि जिंजीबर द्वीप तथा पेम्बा द्वीप और माफिया द्वीप तंजानिया का ही हिस्सा है। यहाँ का पोर्ट मटवारा फेमस है। आइए नज़र डालते हैं तंजानिया के फिजिकल मैप पर। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है जो तंजानिया में स्थित है तथा यहाँ की लेक विक्टोरिया फेमस है। साथ ही आप सभी को ग्रेट रिफ्ट वैली के विषय में जानना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी, 29 फरवरी, 27 फरवरी या 26 फरवरी? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं।
आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे फेसबुक पेज एवं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।